सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल महाराष्ट्र के शहर शहर घूम रहा है। नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक के बाद अब ये कार्निवल पहुंचा है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के परली बैजनाथ में। परली बैजनाथ ये बीड़ जिले में आता है और अगर मैं बीड़ जिले की बात करूं तो इस जिले ने कई बड़े नेता दिए हैं, कई राष्ट्रीय चेहरे इस जिले ने दिए हैं। दिवंगत प्रमोद महाजन जो कि एक जमाने में बीजेपी के बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे, वो यहीं अंबाजोगाई में उनका बचपन बीता। गोपीनाथ मुंडे इसी बीड़ से हैं। इसके अलावा पंकजा मुंडे वो भी बीजेपी की राष्ट्रीय नेता हैं, वो बीड़ से हैं। धनंजय मुंडे वो बीड़ से हैं। काफ़ी अहमियत सियासी तौर पर ये इलाका रखता है। इसके अलावा मैं जिस जगह पर यहाँ मौजूद हूँ, कुछ ही फासले पर परली धाम है, परली बैजनाथ का यहाँ मंदिर है जहाँ देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इससे पहले कि हम अपनी सियासी चर्चा शुरू करें, हम सुनेंगे यहाँ के लोक संगीत। जैसी कि परंपरा रही है एनडीटीवी कार्निवल की कि हम जिस भी राज्य में जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, वहाँ के कलाकारों से, वहाँ के लोक संगीत से अपने दर्शकों का परिचय करवाते हैं। तो कुछ पलों के लिए आप आनंद उठाइए। महाराष्ट्र भूमि धन्य महाराष्ट्र भूमि धन्य देऊन धन धान्य वाढवी आम्हा काळी आई, वाढवी आम्हा आम्हा काळी आई, तिची कीर्ती शाहीर गाईर जी जी जी, तिची कीर्ती शाहीर जी जी, तिची कीर्ती शाहीर गाईर जी। धन्य धन्य शिवाजी शूर, धन्य धन्य शिवाजी शूर, धन्य धन्य शिवाजी शूर, पराक्रमी थोर केले जर जर बाजूनी पाणी दुष्ट मुघलास, घडविला स्वराज्याचा इतिहास, कीर्तीचा डंका भिडे गगनास जी जी, कीर्तीचा डंका भिडे गगनास जी जी जी। आदि नमन साधू संताला, आदि नमन साधू संताला, वैद्यनाथाला, योगेश्वरीला, योगेश्वरीला, योगेश्वरीला नमन माझे मुकुंद राजा ना, मुकुंद राजा नाजी राजे, मुकुंद राजा नाजी रे हाजी, मुकुंद राजा ना। नमन माझे जगमित्राला नमन माझे जगमित्राला, साधू संताला, परळी नगराला एनडीटीवी आला हो आज, एनडीटीवी आला हो, एनडीटीवी आला हो आज। तो ये एनडीटीवी ही है जो कि संगीत को सियासत से जोड़ता है। तो अब बात करेंगे सियासत की और इस सियासी चर्चा के लिए एनडीटीवी के मंच पर मौजूद हैं कुछ खास मेहमान परली में। मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में टकराव दो गठबंधनों के बीच हो रहा है, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति में तीन बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। जबकि जो विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो इन दोनों के प्रतिनिधि तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। महायुति से हमारे साथ मौजूद हैं राम कुलकर्णी जी, जो कि बीजेपी के राज्य प्रवक्ता हैं। कुलकर्णी जी, आपका स्वागत है।
महाविकास आघाड़ी से हमारे साथ वसंत मुंडे जी हैं, जो कि कांग्रेस ओबीसी प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं। मुंडे जी, आपका स्वागत है। और इसी के साथ बसपा भी चुनाव लड़ रही है इस सीट से, तो हमारे साथ में बसपा से DL उजगरे जी मौजूद हैं। उजगरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और साथ में हमारे साथ एक ऐसी आवाज भी है जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, एक निष्पक्ष आवाज। हमारे साथ में एक पत्रकार भी मौजूद हैं, वसंत मुंडे जी, वो भी मंच पर मौजूद हैं। हम सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वसंत मुंडे जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि आप परली सीट का एक ओवरव्यू दीजिए। यहां पर एक बड़ी तस्वीर क्या है, एक सियासी तस्वीर क्या है इस चुनाव क्षेत्र की? नहीं, आज की चुनाव क्षेत्र, परली चुनाव क्षेत्र में आज जो परिस्थिति है, दो उम्मीदवार के बीच में ये पूरा चुनाव घूम रहा है। अभी तो पहला टप्पा हो गया है, दूसरे टप्पे के बाद यहाँ की स्थिति समझ में आ जाएगी, ऐसी स्थिति है। लेकिन जो सियासत हो रही है, वो सियासत जो चुनाव की है, इसमें कोई सामने कोई नहीं बोल रहा, फिर भी इसमें जाति पाति की सियासत हो रही है। और उसी दौर से ही जो उम्मीदवार आए हैं, ये परली में 30 साल के बाद कांग्रेस, जो शरद पवार गुट से जो उम्मीदवार आया है, वो उम्मीदवार 30 साल के बाद कांग्रेस एनसीपी 30 साल के बाद मराठा कैंडिडेट आ गया है। इसलिए जो लोकसभा में हुआ, जो ओबीसी और मराठा जो सियासत चल रही है, अब इसके ज़्यादा बीच में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो सामने है, तो इससे लोकसभा में भी वो बंटवारा हुआ, दो ओबीसी और दो जातियों के बीच, और वही सियासत है कि यहाँ पे भी उस तरह से बात चल रही है। जी बिल्कुल। तो अब हम राजनेताओं के पास जाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सत्ताधारी गठबंधन के प्रतिनिधि हैं, उनसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता, कि परली की जनता आपके गठबंधन को, आपके गठबंधन के उम्मीदवार को क्यों वोट दे? संक्षेप में आप बताइए। क्योंकि ये परली वालों को, परली विधानसभा की जनता जो है, सबको मालूम है काम करने वाला भाई नेता कौन है, किसको चुन के देंगे। ये जो महाविद्य के उम्मीदवार है धनोभव, रात दिन हमारे लिए कभी भी फोन उठाते, कभी भी काम करते। सामान्य जनता जो है उनके पीछे है, गौर गरीबों का दाता है, सब उनके पीछे है। जात पात की बात अभी हमारे भाई ने बोले, इनको तो मालूम है ये बीड़ जिला का पॉलिटिक्स, पत्रकारिता हो या पॉलिटिक्स, मुंडे के सिवाय नहीं चलता, ये भी बात अलग है। मगर ये बात सच है कि धनंजय मुंडे पर प्रेम करने वाले लोग हैं, माननीय पंकजाताई मुंडे पर प्रेम करने वाले लोग हैं। किसी भी हालत में, मैं अभी चुनाव का निकाल बता सकता हूं, किसी भी हालत में माननीय धनंजय जी मुंडे बड़े वोटों से, लाख और वोटों से हार जाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम जान लेते हैं, अब हम जीतेंगे, बीच में तुम ऐसा मत करे, लाख वोटों से वो जीतेंगे। अब हम जान लेते हैं महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि कांग्रेस के वसंत मुंडे जी से। मुंडे जी, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को परली की जनता क्यों वोट दे? महाविकास आघाड़ी के जो हमारे उम्मीदवार है राजा साहेब देशमुख साहब, और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साहब, जो लोकसभा में हमें जीत मिली, जिस महायुति सरकार ने जो राज्य के ऊपर अलग अलग गठ करके एमएलए फोड़ दिए और खोके बोके हो गए और सरकार बनाया, ये लोगों के दिल में बैठ गया। और ये चुनाव में रास्ता दिखाया, और जो बोलते थे ये उम्मीदवार को एजेंट नहीं मिलता, ये उम्मीदवार को कोई पूछता नहीं, लोगों ने इलेक्शन हाथ में ली और लोगों ने चुन के दिया। ये वजह है। विकास की बात जो कर रहे, विकास किया नहीं है, विकास सब भकास है, सब बोगस है, खाली बोल बात है। कांग्रेस ही विकास कर सकती, आघाड़ी विकास कर सकती, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। आपने दोनों बड़े गठबंधनों की बात सुनी,
अब हम चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उजगरे जी के पास में। देखिए, चुनिंदा सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। आपसे जानना चाहेंगे उजगरे जी। ये मेरा ऐसा ख्याल है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ये किच है, दोनों ये किच है। एक जो है ना हरा सांप है और एक लाल सांप है। ये हरा सांप जो है वो कब डस के जाता है पता नहीं लगता, और जो लाल सांप है वो अपन बोलते हैं कि लाल सांप आ रहा, पत्थर बोले काटे बोल के उनको मारते। तो ये दोनों जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये किच है। और तो आपके मुताबिक हरा कौन है और लाल कौन है? दोनों भी खराब है, दोनों भी खराब है। नहीं, तो हरा कौन है, लाल कौन है? हरा कांग्रेस है और लाल बीजेपी है। ये दोनों भी सारकेज है, हरी के है। और ये दोनों जो है कभी कांग्रेस में, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाते, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते, मगर बीएसपी में कभी नहीं आते। इसलिए ये तीसरी नंबर की पार्टी है। महाराष्ट्र में हमारे भन कुमारी मायावती ने सुनील डोंगरे साहब के नेतृत्व में 239 उम्मीदवार खड़े करे हैं। और हम इस बार बोले तो हम इस बार निर्णायक मोड में आएंगे। हमारे एक आमदार, अभी तक हमारा जो आमदार है चुन के ना खाता ओपन नहीं, पर इस कर मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हमारा आमदार चुन के आएगा। राजनेताओं के बाद अब बात होगी दर्शकों की, अब बात होगी जनता की, तब हम इनके सवाल लेंगे। बिल्कुल जी, मुद्दे की बात होनी चाहिए। सांप है, नागिन है, हाँ विषय नहीं। सुन के लो। ये जो हमारे सामने जो उम्मीदवार है तुतारी या कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ना इनकी जिला परिषद है, ना पंचायत समिति है, ना नगर पालिका है। इनका कुछ ही लेना देना सत्ता से रहा नहीं है। और ये जो लोग हम पे टीका कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास हमने किया है, हम सत्ताधारी है। और सबसे मसले की बात ये है कि ये जो कैंडिडेट सामने है हमारे, ये हमारे शहर का नहीं है, ये बाहर गांव का है। वो ये इधर आके बिल्कुल, ये आपसे सवाल है कि ये जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, ये यहाँ के नहीं है, ये दूसरे शहर से आए हुए हैं। आपसे मुंडे जी सवाल है ये। परली विधानसभा मतदार संघ जो है वो अंबेजोगाई और परली ये दोनों जिले तालुके का है। अंबाजोगाई तालुके के 70 गांव है, इसमें से एक माँ के गांव है। ऐसा है, ऐसा नहीं है। और एक जिला परिषद और वो पंचायत समिति अलग अलग है। ये कांग्रेस का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का उम्मीदवार है वो परली विधानसभा मतदार संघ में का है, दूसरे का नहीं है। आइए और नहीं सवाल है। लेते हैं, सवाल पूछिए। मतदान का अधिकार है, खड़े रहने का अधिकार है, जो इंजाम लगाना गलत है। हमारा सीधा सवाल है, जो बीड़ जिले का विकास करता है उनको या जाति पाति पर हम वोट देंगे, इतना सीधा सवाल है। जिन्होंने 1978 को सिर्फ जाति पाति पर खंजर खुपस कर सरकार बनाई थी, उनको सरकार कराना है। जिन्होंने सिर्फ वोट तो आप देंगे ना, जनता तो आप है, वो तो नेता है, आप वोट तो आप देंगे। और धनंजय मुंडे साहब ने बहुत काम किया, इतना काम किया कि उसकी कोई लिमिट नहीं। मगर जो अभी इंसान ने बोला कि जो कि ये एजाज भाई हमारे, ये 2 महीने पहले ही उपोषण पे बैठते थे कि काम नहीं किया बोल के। हाँ, ये बात सही है कि धनंजय मुंडे साहब ने इतना काम किया ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर कुछ ऐसे पलटी मारने वाले को भी थोड़ा टोचना पड़ेगा हमको। जी बोलिए। मेरा उनको सवाल है, अभी उन्होंने बात की कि 2 महीने पहले एजाज भाई ने उपोषण किया था। अभी जो माहौल है महाराष्ट्र का, कल तक कोई भी जो विकास के लिए कौन से पार्टी में जाता है। अब ये कार्यकर्ता को बात करें, नेतागण एक पार्टी में से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता के लिए ये बात करना उनका गलत है। मैं यहाँ पर अभी जो यहाँ का आघाड़ी का जो उम्मीदवार है, वो आघाड़ी के प्रतिनिधि को मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ उनकी यंत्रणा कुछ भी नहीं है। यहाँ खाली एक ही यंत्रणा चल रही है, नामदार धनंजय मुंडे साहब की पूरी यंत्रणा है। पूरी जनता नामदार धनंजय मुंडे साहब के साथ है और पूरा माहौल परली का नामदार धनंजय मुंडे साहब के तरफ से है। मैं पत्रकार मुंडे जी के पास जाना चाहूंगा। अभी इन्होंने बात कही कि कभी कोई इस पार्टी में होता है, कभी कोई उस पार्टी में होता है। आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति गए 5 साल से जिस तरह से बदली है, तो हमें जब लिखना पड़ता है
तो पहले पूछना पड़ता है कि आज का आपका पक्ष कौन सा है। ये नौबत मीडिया पे भी आई है, सब पे आ गई। आज जो एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इससे एक समझ में ये आता है कि राहत इंदौरी का एक बहुत बड़ा शेर है। जो दल की राजनीति है उसमें वो अगर बैठता है तो देखो, राहत इंदौरी का कहना है बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। सब राजनेताओं की करो तुम कद्र, जनता के लिए है वो। सब राजनेताओं की करो तुम कद्र, मालूम नहीं कल कौन सी सरकार में आ जाएगा। आज की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जिसके खिलाफ हम वोट दे रहे हैं, जिस उम्मीदवार को, वही उम्मीदवार उनके साथ न जाने की कौन गारंटी दे सकता है क्या? 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में यही हम देख रहे हैं। यही महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से गठबंधन बने हैं, और आज चुनाव के मैदान में 2 गठबंधन है जिसमें 3-3 पार्टियां हैं, उनके साथ और 2-2, 4-4 छोटी-छोटी पार्टियां हैं। लेकिन ये पार्टियां चुनाव के बाद गठबंधन में रहेगी, इसकी गारंटी गठबंधन तो दे सकता है क्या? इसलिए जनता का जो वोट है, वो वोट कहीं भी डालो, वो जाके सत्ता के खुर्ची में लिपिट हो रहा है। आपका जो सवाल है कि धनंजय मुंडे को क्यों वोट दो, तो उसका जवाब यह है कि विरोधी पक्ष नेता जब भी थे, उन्होंने विधानसभा की हर दीवार को गूंज उठाया था। जब भी सत्ता में रहे, उन्होंने फंड्स खींच के लाए हैं। परली के विकास के लिए जो कुछ भी हुआ है, मुंडे घराने ने वो खींच के लाया है। 4 महीने पहले लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर हमने माना कि हमारे पंकजाताई को हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन आज परली की एक जनता जानती है कि 4 महीने से हमारे खासदार ने एक सवाल भी लोकसभा में नहीं उठाया है, और यही हमारे को वापस दोहराना नहीं है। धनंजय मुंडे की आवाज विधान भवन के अंदर गूंजती है। देखिए, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं कि 4 महीने से एक सवाल भी जो है यहाँ के सांसद ने लोकसभा में नहीं उठाया। भारत सरकार का एक ही अधिवेशन हुआ है, बजट अधिवेशन। भारत सरकार में एक ही अधिवेशन हुआ है बजट अधिवेशन का। इसके ऊपर ओबीसी के मसले पर और मराठा आरक्षण के मसले पर ये बात हुई है विधान, और वो हमारे खासदार ने उठाई है। महाराष्ट्र में पहला सवाल उठाया तो हमारे खासदार ने उठाया है, और आरक्षण के बारे में, जातीय जनगणना के बारे में आवाज उठाया है। ऐसा नहीं है, 10 साल खासदार थे। सवाल पूछिए। नहीं, इन्होंने मराठा आरक्षण की बात बोली है। मराठा आरक्षण पहली बार जिसने दिया है वो है भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, पंकज जाता है, और वो सरकार ने आरक्षण दिया है। इन्होंने, ये लोग अभी बात करें कि शरद पवार ने सिर्फ एक बार भी बोलना चाहिए इन्होंने कि हम आरक्षण देंगे, ये बात नहीं करते आरक्षण की, ये सिर्फ जाति बाती के बंटवारे कर रहे हैं। सर, हम ये कह रहे हैं कि धनंजय मुंडे साहब को क्यों चुन के नहीं देना चाहिए। उन्होंने 13 साल से उन्होंने यहाँ पर सत्ता कर रहे हैं। उन्होंने एक ये जो नटराज मंदिर जहाँ हम बैठे, ये 1978 में बना हुआ है, 18 लाख रुपए का इसका खर्चा था। आज इसको 4 करोड़ खर्च के भी अपूरा है। आज यहाँ पर एक अपना भालचंद्र वाचनालय है, जहाँ पर बच्चों को वाचनालय में पढ़ना चाहिए, वो 7 साल से मेंटेनेंस के नाम पे बंद है। ये जीजा माता उद्यान है, जो इसका जहाँ पर हमारे बच्चे खेलने जाया करते थे, हमारे मेहमान घूमने जाया करते थे, 5 साल से मेंटेनेंस के नाम पे बंद है। ये जो नगर पालिका की बिल्डिंग बनाई है, वो भी अपूरी बिल्डिंग बनाई है। एक ऐसा विकास, एक मुकम्मल काम अगर धनंजय मुंडे ने किया हो तो जो बोले वो गुनेगारी। एक मुकम्मल काम। इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरे को ये भाई साहब का समझ में नहीं आता, इनकी गलतफहमी क्या है। ये क्या बोलते, नटराज के लिए 4 कोटी रुपए धनंजय मुंडे ने लाए, तो फिर वो बंद रखना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मगर कबूल तो कर रहे, ये न बोल रहे मंदिर के लिए लाए, फिर काम करने वक्त बंद तो करना पड़ेगा। ये देखो, तुम ऐसे ही रोते रहेंगे, धनंजय मुंडे साहब चुन के आएंगे। तुम ऐसे ही रोते रहेंगे, धनंजय मुंडे साहब चुनते आएंगे। खाली बात हमारे भाई साहब ने जो बोली, राजे साहब इनका जो उम्मीदवार है, मैं इनको, ये कांग्रेस का नेता है, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जिस दिन उम्मीदवारी मिल गई एनसीपी की राजे साहब को, जब एक दिन पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होते और वो एनसीपी का डिपॉजिट भी नहीं भरे, ये उम्मीदवार ने एनसीपी के पास 10,000 रुपए डिपॉजिट भी नहीं भरे,
जी कुछ और लोगों के ये सवाल देखो लेते हैं। खाली जी, पोपट पंची वाला आदमी वो, पोपट पंची करने वाला आदमी वो, खाली लोग उनको जाके सामने पोपट पंची करता, वो शादी लगाने वाला आदमी, शादी लगाने वाला। उन्होंने क्या बोले दीक्षित साहब, उन्होंने क्या बोले जाहिर सभा में, मेरे को चुन को दो, मैं सब बच्चों की, सब युवकों की शादी लगा के देता हूँ। ये शादी ये की बड़ा बात मुद्दा करता है। है। ये शादी राजनीति की- में जो है काफी देश भर में इसकी चर्चा अरे हुई राहुल गांधी की कि शादी नहीं मुझे हुई। चुन के दो। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई। राहुल गांधी यहाँ पर देखिए राजा साहब देशमुख ने कहा कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोगों की शादियां नहीं हो रही है और अगर मुझे चुनकर दोगे तो शादी होगी। क्या क्या राहुल गांधी की ऐसी शादी स्थिति नहीं है? कर सके वो, राहुल गांधी की। इनके नेता की शादी नहीं हुई है, ये दूसरों की शादी क्या करेंगे? सही है। इनके नेता अभी तक कुंवारे हैं। सर धनंजय मुंडे साहब बीजेपी में से एनसीपी में आए। अल्पसंख्यक समाज ने, परली के लोगों ने बहुत सारा मतदान से उनको चुन के दिए, पार्टी सेकुलर है बोल के। लेकिन अभी उन्होंने बीजेपी के साथ गए। बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ बात करते हैं। धनंजय मुंडे साहब बीजेपी में से एनसीपी में आए, लोगों ने उनको भरघोस मतदान से चुन के दिए। अभी उन्होंने बीजेपी के साथ गए, अभी लोग उनको उनके जगह बताएंगे, जरूर बताएंगे। जी सर, हमारे उम्मीदवार ने शादी पे लोगों को उद्योग नहीं मिल रहा है, उद्योग नहीं है बोल के उनकी शादी नहीं हो रही है बोल के ऐसा बोला है। ये बीजेपी वाले अपना वही कट छाट करके शादी करते करके वैसा बोल रहे, और उम्मीदवार की शादी नहीं हुई तो उनके बच्चे कहाँ से आए? इन्होंने लायक है जोड़ा के। हम ग्रामीण भाग से आते हैं, हमारे यहाँ पे कुश्ती खेली जाती है, रेसलिंग। ये कुश्ती ऐसी भी रहती है, मुरा कुश्ती बोलते हो, जो एक मुरा कुश्ती रहती है, जो पहले से ठहरे वाली कुश्ती रहती है। ये जो उम्मीदवार है ये कौन से पक्ष के, ये अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि जब जिला परिषद में महायुति की सरकार थी, ये कांग्रेस के थे, फिर भी सभापति थे वहां पे, और पंकजा दी के बदौलत थे। और हमारी जनता पूछ रही है कि हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये बाहर का उम्मीदवार है। और एक बात, बेरोजगारी की जो बात हो रही है, बारामती के जो बड़े बड़े लीडर है, जो अभी उन्होंने जो पानी है, पानी बीड़ जिले का, वो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में लेके गए। अगर ये पानी देते थे तो हमारे किसानों, बिल्कुल देखिए मराठवाड़ा में सूखे की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हर साल हम देख रहे हैं, बीते चंद सालों से जो है ये पूरा इलाका सूखा प्रभावित रहा है। और लोगों से हम सवाल लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है एयर पोल्यूशन का है, जो फ्लाई ऐसे होता है, और नामदार धनंजय मुंडे के सब टैंकर इनके ही है। मैं उनसे जवाब मांगना चाहूँगा कि उन्होंने पोल्यूशन के लिए क्या किया, एयर पोल्यूशन के लिए क्या किया है। बिल्कुल प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा है। कुलकर्णी जी आपसे सवाल है, आपका भी कोई प्रश्न है? जी नहीं, अभी जो उन्होंने बताया कि यहाँ का पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, यहाँ औष्णिक विद्युत केंद्र परली है, यहाँ पर गए आने बड़े बहुत दिनों से यहाँ पर जो ऐश स्टॉक था, वो स्टॉक हटाने का काम अभी चालू है। वो स्टॉक हटाने के लिए एक बार अगर वहाँ का स्टॉक खत्म होने आया है, बाद में यहाँ पर कोई भी ऐश नहीं रहेगी और कोई पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी कुछ महीनों में यहाँ की ऐश खत्म होने वाली है, इसलिए वो प्रॉब्लम आगे नहीं चलेगा। बाद में ये खत्म करने के लिए नामदार धनंजय मुंडे साहब ने पूरी ताकत लगा के यहाँ जो इतना बड़ा ढेर सारा ऐश था वो उन्होंने उठाने का काम किया है। इस बाद में इस सवाल का जवाब जो है मैं कुलकर्णी जी से भी जानना चाहूंगा। कुलकर्णी जी, नहीं, ये बात हमारे सोलंकी साहब ने जो बात करी वो सही बात है। ये सबको मालूम है, परली की जनता को, राजा साहब नहीं पोल्यूशन हटेगा, राजा साहेब देशमुख पोल्यूशन नहीं हटेगा, खाली उनके लिए धनंजय मुंडे चले। सवाल है कि यहाँ के छात्र जो है ये परली छोड़कर एजुकेशन के बारे में क्यों जाते हैं बाहर? एजुकेशन के बारे में अभी 1 घंटा हो गया, आपका काम चालू है, किसी ने बात की क्या? नेता देखिए ये तो सवाल दोनों के लिए है, क्योंकि 2.5 साल महायुति भी सत्ता में रही, महाविकास आघाड़ी भी सत्ता में रही। तो इन सज्जन ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे आप दोनों से चाहिए। मैं इनका सवाल देता हूँ। यहाँ भेल सेकेंडरी स्कूल अच्छा स्कूल है, यहाँ धनंजय मुंडे साहब या हो या पंकजते हो, वैद्यनाथ कॉलेज अच्छा चलाते हैं, और बाद में जो पढ़ाई करना है वो पुणे नहीं जाएंगे, वो लातूर नहीं जाएंगे, वो बम्बई नहीं जाएंगे, या MBBS नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ अच्छा एजुकेशन मिलता है, उच्च एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं, इनका हायर नहीं होगा। आप बोलिए, 2.5 साल
2.5 साल आपका गठबंधन भी महाराष्ट्र की सत्ता में था। परली कॉन्स्टिट्यूशन के हद तक जो एजुकेशन का क्लाइमेट है वो गलत है, और जो पढ़ाई करने वाले स्किल वाले बच्चे 85% के आगे वो यहाँ परली में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बराबर नहीं है, पॉलिटिशियन ज़्यादा है। और दूसरी बात, लातूर और पुणे क्यों जाते थे? यहाँ के जो राजनीति है, यहाँ के जो लोग हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ जो नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ जो भी कॉलेज है, यहाँ पूरा ब्लैक लिस्ट चलती, कॉपी ज्यादा चलती, इसलिए यहाँ का वातावरण एजुकेशन का बराबर नहीं। कितनी हकीकत और कितना फसाना है हम पत्रकार वसंत मुंडे जी से जानते हैं। आप बताइए कि यहाँ का शैक्षणिक सिनेरियो क्या है, क्योंकि आरोप यह है कि यहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं रही है। नहीं, ये जो यहाँ के एक दूसरे के ऊपर आरोप चल रहे हैं जी, ये आरोप चलते ही रहेंगे। वैसे आरोप करने के लिए कोई दूसरा बात नहीं है, लेकिन ये परली का जो महत्व है, परली विधानसभा क्षेत्र की जो चर्चा होती है, आप भी यहाँ कुछ चुनाव क्षेत्र चुन के यहाँ पे आ गए हैं, तो ये परली चुनाव क्षेत्र की जो पहचान है, कौन से भी क्षेत्र की, या जिला रहो तालुका रहो, उसकी क्षेत्र की पहचान वहाँ के लीडर से होती है। यहाँ से गोपीनाथ मुंडे, आपने जो जिक्र किया था पहले, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, उनसे ये जिला और ये चुनाव क्षेत्र जाना जाता। उनके बाद पंकजा मुंडे और अभी धनंजय मुंडे के नाम से जो राज्य के सत्ता के राज्य के स्तर पर जो काम करते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र है। इसलिए यहाँ विकास हुआ तो भी आरोप होने वाला है, विकास नहीं हुआ तो भी आरोप होने वाला है। ये जो आरोपों का सिलसिला है, ये सिलसिला चलने वाला है। चुनाव क्षेत्र है, चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप कर। आप शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। यहाँ शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं मेरा खुद का उदाहरण देती हूँ। यहाँ पढ़ा हुआ मेरा बेटा आज एक देश के सर्वोच्च MBBS कॉलेज में पढ़ा, यहाँ के IAS हो गए। यहाँ एक इतनी अच्छी एकेडमी चलती है, 10-12 तो क्लास वन ऑफिसर परली से हुए हैं। और यहाँ का वैद्यनाथ कॉलेज का माहौल, जब से ताई और भाऊ एक साथ आए हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा है। यहाँ लड़कियाँ जाती है, ऐसा बिंदास जाती है। मैं एक खुद स्कूल ओनर हूँ। मेरे स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे को जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है तो मैं मेरे स्कूल में CET का एग्ज़ाम लेकर एडमिशन देता हूँ। और यहाँ के बच्चे जो है, अभी मैडम ने बोले, मेरे अभी जो स्कूल के 7वीं के बाद जो बच्चे 12 हुए, ऑनलाइन क्लास करके जो ये इधर लग गए MBBS को। अभी गए साल एक मिस्त्री का बेटा ऑनलाइन क्लास करके उधर लगा है। और जो अपोजिशन पार्टी वाले, उनके भी स्कूल है, उनके भी स्कूल अच्छे चलते हैं। और वो जो मैं बोल रहे हैं ना, ये जो अपोजिशन वाले ये खाली परली को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और वो जो एक मिनट, और ये जो बोल रहे हैं धनंजय मुंडे साहब ने ये विकास नहीं किया, मैं बहादुर भाई को बोलना चाहता हूँ, उनके पर्सनल कितने काम है धनंजय मुंडे साहब ने करे, उसका साक्षीदार मैं हूँ। धनंजय मुंडे साहब ने पूरे परली शहर का, ग्रामीण का विकास किया है। उसके साथ महायुति सरकार ने महिलाओं के लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा की है, इसलिए हमारे परली की लड़की और महाराष्ट्र में जाके पढ़ाई कर रही है। और लोगों से बात करते हैं, ये बड़ी देर से सज्जन कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सवाल पूछेंगे, सवाल जो मंच पर लोग मौजूद हैं उनसे आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछिए। हाँ ठीक है। मैं साहब जो बाबूराव आरास्कर के पीरियड में जो इलेक्शन लड़े पहला, उस तारीख से मैं साहब का कार्य करता था। साहब का देहांत होने के बाद मैंने इलेक्शन में मैं आया नहीं। उसके बाद अब मैं एक कानपुर को, मेरा एक बच्चा पढ़ाई को वो भी UPSC कर रहा, और उसको एक कागज कम था। साहब अधिवेशन में थे, लेकिन अयूब भाई को फोन लगाए साहब ने, और मुझे बाद में मुझे बोले कि तेरा काम, मैं अयूब भाई को बोला अयूब भाई तेरे को ऑनलाइन कागज डालेंगे। मेरा काम साहब ने उतने दूर करे साहब ने, तो हम उनको चुन के कैसा नहीं देंगे। ये देखिए, आप सभी से गुजारिश है, आप लोग जो है ना जवाब देने का काम मत कीजिए। यहाँ पर जो जनता बैठी है उनसे, वो आपका काम है सवाल पूछना, इनका काम है जवाब देना। तो जवाब ये लोग देंगे, सवाल आप पूछेंगे, तो आप सवाल पूछिए। हाँ बताइए बहादुर भाई। सर, इनका कहना है कि एजुकेशन बारे में हमारी परली एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी थी। कब तक? 2010 तक। 2010 के बाद
2010 के बाद सर इन्होंने क्या किए, पूरे संस्था में मददाखलत किए, संस्था में झगड़े लगाए और पूरे स्कूल जो अच्छे अच्छे स्कूल थे, जो मैडम बोल रहे ना हमारे बच्चे के, तो वो जो स्कूल ने बच्चे तैयार करे, गोपीनाथ मुंडे भी यहीं के पढ़े हुए हैं, लेकिन वो स्कूल अब बंद हो गए क्योंकि खेल इनके मददाखलत के इन्होंने इंटरफेयर करके संस्था खरीदने के लिए। और ये हमारे दोस्त ने कहा कि बहादुर भाई के बहुत काम किए, बहादुर भाई का एक भी काम नहीं किए। बहादुर भाई के संस्था में इंटरफेयर न करो, नहीं तो मैं तुमको जोर से अपोज करूंगा, यही मैंने उनको बार बार कहा है। देखिए अच्छा मैं बता दूं, हमारे साथ यहाँ पर बीएसपी के उजगरे जी भी बैठे हुए हैं, इनकी भी सुनते हैं। आखिर शिक्षा को लेकर आपका क्या प्लान है? ये शिक्षा का जो है तो उतना विकास नहीं हुआ है। हाँ, जो शिक्षा का जो विकास हो गया है, यहाँ ज्यादा गुंडागर्दी है, इसलिए विकास नहीं हो गया। आइए और जनता के सवाल लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मुद्दे है वो कुछ काम के नहीं है। जो कष्टकरी है, जो रोज कमाता है तब खाता है, उसके लिए कुछ बोलना चाहिए। पैसा पैसा कमाओ कैसा, आज कमाया कल जैसे का वैसा, उसके लिए बोलना चाहिए। आज जिसको एक खुद का मकान नहीं है, खुद का खेत नहीं है, जो काम करे तो उसका घर चलता है, उसके लिए कुछ कोई बोलता नहीं, उसके लिए कुछ योजना नहीं है। बीमा मिलता है खेत वालों को मिलना चाहिए, लेकिन अल्पभूधारक शेतकरी को मिलना चाहिए। 50 एकड़ खेती है, 4 घर में नौकर है, उनको बीमा मिलता है, उनको सब सुविधा मिलते हैं। वो जो कष्ट करके जो खेती में खुद नांगर लेके जाते हैं, खुद खेती करते, उनको मिलना चाहिए सब सुविधा। उसके ऊपर वालों को जो 50-50 एकड़ 25 एकड़ खेती है और घर में 4 नौकर है, उनको कुछ सुविधा नहीं। बिल्कुल, देखिए आप दोनों से सवाल है कि जो राहत मिलती है, सरकारी राहत की बात हो या फिर बीमा की बात हो, जो बड़े किसान होते हैं उनको ही ये फैसिलिटी मिलती है, उनको ये सुविधा मिलती है, उनको ही बीमा की रकम मिलती है, उनको सरकारी राहत मिलती है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनका कोई भला नहीं हो पाता, जैसे कि इन सज्जन ने भी मुद्दा उठाया। या आप दोनों से मुझे इसका जवाब चाहिए। आप नहीं, दीक्षित साहब, ये एक बात पर अपन बात करना चाहिए। ईमा वगैरह जो है परली वालों को 15 साल से मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर मिलने वाला, और खाली बीड जिले के परली को मिलने वाला सबको मालूम है। एक बात अपन करना चाहिए। 2 सालों से हमारा नेता कृषि मंत्री है, परली में भाई उन्होंने कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया, कृषि महाविद्यालय लाया उन्होंने, सीताफल संशोधन केंद्र हमारा पहाड़ी एरिया में सीताफल संशोधन केंद्र चालू है। MIDC जो है सिरसाला में हो रहा है, ये तो नहीं करेंगे ना, ये सोचेंगे नहीं। जो काम करे उन्हें रास्ते के काम हो, विकास के बात हो, हर गांव में 5-5 कोटी रुपए 2 साल के अंदर दिए भाई उन्होंने। वो जब देखे नहीं जात पात, हर गांव में, परली के अंदर के हर गांव में 500 जहां मतदान है वहां उन्हें देखा नहीं, कहा वंजारी का मतदान है क्या, मराठा है क्या, मुस्लिम है क्या, सब मेरे है करके उन्होंने 5-5 कोटी रुपए दिए। तो बात क्या करेंगे? आप ये इस सवाल का जवाब भी दीजिए। सर अभी जो हमारे धनंजय मुंडे के बारे में जो बात कर रहे हैं, धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस में थे, हम मिलके उस टाइम चुनाव लड़े हैं, उस टाइम गिर गए, पंकजा मुंडे चुन के आ गए, तो भी हमने काम किया था। अभी गए टाइम 5 साल पहले हम दोनों साथ थे, कांग्रेस राष्ट्रवादी, और हमने मेहनत करके कांग्रेस को खत्म की थी, तो मेहनत करके चुन के लाए। और जो भी काम किए धनंजय मुंडे ने कांग्रेस के लोगों के, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमने चुन के दिए वाली थी, इसलिए धनंजय मुंडे चुन के आ गया। काम तो करे ना। दूसरी बात, अभी कृषि मंत्री बन गए, इनका सवाल किसानों को लेकर था, अभी कृषि मंत्री बन गए, और पहला महाराष्ट्र में, मैं कृषि मंत्री का मैं अभिनंदन करता हूँ, महाराष्ट्र में पहला निर्णय लिया 1 रुपये का। मगर दूसरी बात है, 12/4/2024 को 12/3/2023 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 410 करोड़ रुपया अतिवृष्टि के, दुष्काल के और पीक विमे के पैसे वर्ग किए, और कलेक्टर ऑफिस में पैसे जमा है, आज तक पैसे खाते में जमा नहीं है। दूसरी बात, जो 5,000 रुपये किसानों को देने वाले थे, जो 2 हेक्टेयर के हद तक सोयाबीन के और कापस की, वो भी पैसा मिला नहीं। और तीसरी बात, जो बीमा के बारे में कोर्ट कचहरी है, 2019 से आज तक
जो भी कंपनी है 9 कंपनी है महाराष्ट्र में, 9 कंपनी में से 3 कंपनी ने महाराष्ट्र का बीड पैटर्न में जो पैसे लटके आज तक पैसे मिले नहीं। ये वजह कृषि मंत्री जो भी है बैठे वाला वो जो प्रेशर लाता था कमिश्नर और सेक्रेटरी के ऊपर वो कंपनियां मानती नहीं थे। जो भी कंपनी ने काम किया है कृषि मंत्री का नियम का उल्लंघन किया नहीं तो कृषि मंत्री का हाथ था और इसलिए किसानों को पैसा मिला नहीं। दूसरी बात, किसानों को बोगस का खत मिला है, किसानों को सीड फर्टिलाइजर्स में घोटाला किया है। ये सब मैंने लफड़े निकाले, मुझे खुद आया था और कृषि मंत्री ने और डायरेक्टर को और कमिश्नर को बोल के जो भी उस नजदीक के लोग हैं कंपनी और उसका लाइसेंस रिन्यूअल करके दिए। ये गलत काम कृषि मंत्री ने किया। मैं फिर से वसंत मुंडे जी के पास जाना चाहूंगा, पत्रकार वसंत मुंडे जी के पास में। वसंत जी, मराठवाड़ा इलाका हमेशा से किसानों की आत्महत्या के लिए जो है खबरों में रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो महायुति को जो झटका लगा उसमें एक कारण यह भी माना गया कि किसान नाराज थे। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक इस दौरान आप किसानों के रुख में कोई बदलाव देखते हैं और क्या वाकई में किसान इस क्षेत्र में इतने परेशान है कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है जो कि चुनाव नतीजों को प्रभावित करे? नहीं, ये तो बात है कि किसानों की आत्महत्या जो विदर्भ से थी वो मराठवाड़े में आ गई है और आज की दौर में हर जिले में एक दिन में 1-2 आत्महत्या का एवरेज रहा है। ये दुर्दैव है, उसमें कुछ ये नहीं। लेकिन जो आज के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये जब गवर्नमेंट एक धोरण लेती है, पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसी के तहत प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये जो छोटे किसान और बड़े किसान की बात हो रही है, जिसका जितना क्षेत्र है वो क्षेत्र से हिसाब से बीमा भी आता है और वो क्षेत्र से हिसाब से अनुदान भी आता है। ये प्रशासन के तौर पे चलता है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप मैंने पहले भी कहा चलता रहता है। लेकिन एक बात तो है, जो मैं इतने साल से मीडिया में काम करता हूं, तो बीमा की जो योजना है या बीमा का जो फायदा है ये परली से शुरू हुआ है और ये परली का पैटर्न है। इसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई, वो भी बात है, लेकिन गड़बड़ी से ज्यादा लोगों को राहत मिली है, लोगों को उसमें फायदा मिला है। जो धनंजय मुंडे साहब जब 2 साल पहले कृषि मंत्री बने, उन्होंने महाराष्ट्र में पहला 1 रुपए का, अभी इन्होंने भी जिक्र किया उसका, 1 रुपए में बीमा, ये जो योजना आई, जो स्कीम आई, उसका किसानों को राहत मिली है उसमें। लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो जिला स्तर पे तालुका स्तर पे होती है, बैंकों से ज्यादा से वो बैंक के इसमें ज्यादा है, वहां डिफिकल्टी ज्यादा रहती है, इसीलिए ये आरोप चलने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो राज्य के स्तर पर जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उसमें ज्यादा ये नहीं, लेकिन प्रशासन के तौर पे जब कुछ गड़बड़ी होती है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, वो हुए हैं, वो भी कोई छुपा नहीं है। लेकिन बीमा, और जब पहली 5 साल पहले पंकजा मुंडे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर थे, उस वक्त भी बीमा और अनुदान ये दोनों बीड जिले में महाराष्ट्र में नंबर 1 में था, क्योंकि महाराष्ट्र के बीमा योजना के बारे में यहाँ के कलेक्टर को दिल्ली में, बीड पैटर्न को दिल्ली में सम्मानित किया गया था। ये भी बात अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। हर साल 5 साल चुन के आते हैं, विद्यार्थी को खुश करते हैं कि नहीं हम नई बहाली करेंगे, नई जगह निकालेंगे। ये सवाल आपका किनसे है? ये चारों से है मेरा, ये चारों हमको मतदान मांगने आए ना। नहीं, वो वाले नहीं आए हैं। सॉरी, वो पत्रकार है जी, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। जी। तो ये आपका मैप क्या रहेगा विद्यार्थी के वास्ते? और मैं आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं है, ये एक्चुअल कंडीशन है। यहाँ से 350 किलोमीटर पुणे जाता है बच्चा, एक हॉल के अंदर जो कि 14x12 का या 10x10 का है, वहां पे वो 10-10, 12-12 रोजगार का सवाल हम पहले भी ले चुके हैं। देखिए, वो जो शादी वाला सवाल उठा था, हाँ, वो उसी को लेकर था। सवाल को आप डाइवर्ट मत कीजिए, आप सवाल को डाइवर्ट मत करो। सवाल उठ चुका है। अभी जो शायद लेट आए थे, रोजगार का मुद्दा आपका पहला है, उनसे जवाब लेते हैं। जी, आप जवाब दीजिए। अच्छा, आप पूरा कीजिए। तो आप 1 मिनट में खत्म। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए पिछले 5 साल में कितना रोजगार उपलब्ध करवाया है? यहाँ पे भैया धर्म अधिकारी है,
वरिष्ठ सब कार्यकर्ता, नेता, प्रतिपक्ष, ये हमको नहीं चाहिए। आपका आने वाले 5 साल में रोड मैप क्या है जो कि युवाओं के रोड मैप क्या है बताइए जी। मैं ये भाई को बता देता पहले, मेरी उनको सूचना है कि पहले तुम राजे साहब देशमुख के मिलो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भैया ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए जो चाहिए वो रास्ते लाए, पानी हो गया, बिजली हो गया, सब ये चल रहा है। और तुम्हारा जो यूपीसी का मामला है केंद्र के आता है और पार्लियामेंट का यह इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जो है महाराष्ट्र के लिए है। मैं बताता चाहता हूँ आपको कि ये हमारी गवर्नमेंट केंद्र और महाराष्ट्र के जब से आई है तब से यूपीसी हो या एमपीएससी सब भर्ती जो पारदर्शक चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त चल रहा है। आप बताइए। एमपीएससी यूपीसी बदल मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो भी यूपीसी एमपीसी की जगह है उसको सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए से उसको जीएडी बोलते, और चीफ सेक्रेटरी के तरफ एक कमेटी रहती, चीफ सेक्रेटरी और एमपीसी का चेयरमैन, और बाद में जो डिपार्टमेंट में जगह भरने के, समझो एग्रीकल्चर का है, होम का है, और कोई वाटर सप्लाई का है, पीडब्ल्यूडी का है, उस डिपार्टमेंट की जितनी जगह है क्लास 1 क्लास 2 ये दोनों की जानकारी लेके वो सेंट्रल राज्य सरकार मंत्रिमंडल में अप्रूवल देके बाद में एमपीसी की तरफ देता, फिर बाद में एडवर्टाइज निकलती, फिर बाद में एप्लीकेशन देना पड़ता। ये प्रोसेस है इसका, और इसकी एग्जाम होती। ये गलत ये प्रोसेस है एमपीसी की रहो यूपीसी की रहो, और सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ये सरकार के हद तक ये लोगों की ज्यादा सोच नहीं है। प्राइवेटेशन के लिए परमिशन दिया है। अभी नायब तहसीलदार के ऊपर के जो एमपीसी यूपीसी के जो ये है जगह है वही खाली भरने वाले, बाद में कारकुन रहो, वरिष्ठ कारकुन रहो, स्टेनो रहो, चपरासी रहो, ड्राइवर रहो, वो जगह भरने वाले नहीं, सब खालीकरण किया है। इसलिए एमपीसी यूपीसी के जो बच्चे का मसला है वो बराबर है, तुम्हारी मांग वो भी बराबर है, मगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल फाइनेंस मंजूर करके देने के बाद ही होती है, ऐसी भर्ती होती नहीं जी। और लोगों से सवाल लेते हैं जी। सर मुझे एक सवाल करने का कांग्रेस को कि ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे इनके आंख पे रूमाला दिखते पंजे के, ये पल हाल ही में अभी 2 महीने पहले दुनिया की बारिश हो गई थी, हर घर में पानी गया था, तो धनंजय मुंडे साहब ने कोई जात पात कुछ नहीं देखा। सवेरे 5:30 बजे वो इंसान आधे पैर पूरे पानी में गया और सब घर में। सवाल क्या है कि ये कांग्रेस के जब कहाँ गए थे? सिर्फ इलेक्शन में दिखते हैं, बाकी कहीं नहीं दिखते। इनको पूछो कहाँ गए थे। सर इनको मेरे 2 सवाल है। 5 साल पहले अकाल गिरा था, तब राजे साहब देशमुख जो उम्मीदवार है वो कहाँ थे? और दूसरा, विश्व में जो कोविड की महामारी आई थी तब राजे साहब देशमुख ये उम्मीदवार है वो कहाँ थे? इन्होंने जवाब देना चाहिए। मेरे 2 सवाल है सर, वो 2 सवाल में कोविड महामारी में राजे साहब देशमुख कहाँ थे? और दूसरा सवाल है 5 साल पहले जो अकाल गिरा था वहां पर में देखिए, कोविड की महामारी ने सभी को त्रस्त किया और ऐसे में लोग प्रतिनिधियों की तरफ देखते थे, राजनेताओं की ओर से की तरफ उनकी उम्मीदें थी। ऐसे में इनका सवाल यह है कि मौजूदा उम्मीदवार कोविड महामारी के दौरान कहां थे, वो नजर क्यों नहीं आए? ये तुम्हारी बात जो भी पूछी है वो सही है, मगर जो जनता ने महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 288 जगह है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोसेस रहता। 48 विधानसभा मतदार संघ में जो चुन के दिए वाला एमएलए रहो, एमपी रहो, एमएलसी रहो, और कोई जो बने वाला मिनिस्टर रहो, सीएम रहो, डिप्टी सीएम रहो, कोई भी रहो, वो लोक प्रतिनिधि रहता। और जो भी मसला रहता है वो लोक प्रतिनिधि की तरफ हर एक इंसान अपना समस्या लेके जाती। और वो पहला महत्व जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी समस्या है वो पालक मंत्री, एमएलए, एमपी का कर्तव्य है वो छोड़ने का। और राजे साहब देशमुख उस टाइम लोक प्रतिनिधि नहीं थे, वो सोशल वर्कर थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सर 2020 से हमारे किसान भाइयों को पीक बीमा नहीं मिला, और दूसरी बात सबसे 6 महीने से हमारे बीड जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान भाइयों की हुई है, और उनको सोयाबीन का सबसे कम भाव 3700 मिला। और यूपी सरकार का जो
सर, लाड़की बहन योजना जो आपने शुरू करी है वो हम पे कुछ एहसान नहीं, हमारा पैसा हम ही को लौटा रहे और बाद में आपने महंगाई शुरू करी है और किसान भाइयों को आपने सबसे कम सोयाबीन को भाव दिया है, उसका आप आंसर दीजिए। ये किससे पूछ रही हैं आप सवाल? इनसे पूछ रहे, चारों से इनसे युति को पूछ। जी मैं हमारी बहन को बता उन्हीं का पैसा, आपका इशारा लाड़की बहना योजना की तरफ है, उसकी चर्चा तो अभी तक हुई नहीं थी, पूरी डिबेट खत्म होने को आ गई है और उसका जिक्र आपने किया अभी। मैं हमारी बहन को बता देता हूँ 2020 को बीमा क्यों नहीं मिला, मैडम बता दीजिए। उस टाइम उद्धव ठाकरे की सरकार थी। और दूसरी बात यह है कि लाडली बहन योजना जब चालू करे तो कांग्रेस वाले ने अपोज करे, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, राष्ट्रवादी ने अपोज करे और फिर उनका अब क्या वचननामा आया कि हम भी योजना लागू करेंगे। ये बात क्या है, ये महाराष्ट्र के अंदर के हर हमारी महिलाओं खुश है, सबको 7,500 8,000 दिवाली मजत हो गई सब बहनों की। देखिए हमारे पास समय की मर्यादा है, समय सीमा है, शो के समापन का वक्त है। मैं आखिर में मंच पर मौजूद सभी लोगों से उनके क्लोजिंग कमेंट्स जानना चाहूंगा। आपसे शुरू करते हैं, 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए। ये देखो, मैं दावे से कहता हूं कि परली विधानसभा से हमारा नेता माननीय धनुभाऊ मुंडे चुन के आएगा। आप मुंडे जी 1 लाख वोटों से चुन के आएंगे। कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उद्धव ठाकरे गठ के बहुमत से चुन के आएंगे और लोकसभा में जो चमत्कार किया है वो विधानसभा में परली में होने वाला है। ये लोगों का ख्वाब है, ख्वाब है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, ये दोनों के झगड़े में मैं चुन के आऊंगा। दोनों के झगड़े में ये चुन के आएंगे। आखिर में फाइनल वर्ड 1 लाख वोटों से आएंगे दोनों भाई। 23 तारीख को इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपका जजमेंट क्या है? 23 तारीख को इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। तो बीड़ के परली से ये था एनडीटीवी का कार्निवल। आपसे अगली मुलाकात हमारी होगी महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर नांदेड़ से। नमस्कार।